शांति निकेतन संस्कृत के शब्द शांति और निकेतन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शांति का निवास। यह सद्भाव, शिक्षा और रचनात्मकता के आदर्शों का प्रतीक, जो इसकी कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों में परिलक्षित भी होता है। इस परिभाषा ने वैश्विक स्तर पर इसे पहचान दी है। तो आइए जानते हैं कि एक आराम कस्बे से वैश्विक पहचान बनाने तक के सफर को इसने कैसे तय किया। आज का हमारा संदर्भ इसी के इर्द गिर्द केंद्रित है, क्योंकि हाल ही में शांति निकेतन को वैश्विक स्तर की एक पहचान मिली है, जिसके कारण यह सुर्खियों में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का शीर्षक, शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हुआ शामिल। आज का हमारा यह शीर्षक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा किन बिंदुओं के अंतर्गत केंद्रित होगी। पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, आगे हम देखेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, यह स्थित कहां पर है। शांति निकेतन के बारे में कुछ तथ्य होंगे जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाएंगे। साथ ही यूनेस्को और उसकी विश्व विरासत सूची में कोई स्थल सम्मिलित होता है तो हम जानेंगे कि यूनेस्को और उसकी विश्व विरासत सूची वास्तव में है क्या। और अंत में हम देखेंगे कि सूची में सम्मिलित होने की प्रक्रिया क्या है, आखिर किस क्रियाविधि के थ्रू इस सूची में सम्मिलित होते हैं वह स्थान। और अंत में परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न, ये देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। इससे पहले आपको बता दें, सामान्य अध्ययन 1 और 2 के अंतर्गत आज का यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर पर नजर डालें तो यह खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैगोर्स होम शांति निकेतन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। टैगोर होम अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर का यह घर भी था जिसके लिए ये फेमस हुआ, और इसको विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यह सुर्खियों में बना हुआ है। तो चर्चा में क्यों है, जैसा कि बताया गया, सऊदी अरब में अभी हाल ही में 45वें सत्र के दौरान, जो कि विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र था, उसके दौरान ये निर्णय लिया गया था कि इसको विश्व धरोहर सूची के स्थलों में सम्मिलित किया जाएगा। उस घोषणा के तहत ही इसको सम्मिलित किया भी गया, और कुछ माह पूर्व इसके लिए वैसे तो प्रयास काफी समय से चल रहे थे, भारत द्वारा इसके लिए काफी प्रयास पहले से किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको इकोमास भी कहते हैं, उसके द्वारा भी सिफारिश की गई, जो कि फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। इसने भी मजबूती से इसकी पैरोकारी की थी। हालांकि सर्वांगीण प्रयास का प्रतिफल यह रहा कि फिलहाल इसके सम्मिलित होने को बता दिया गया, निर्णय ले लिया गया है, जिसकी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यह स्थित कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में, ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल इसके इधर आप देख सकते हैं पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में झारखंड, इधर आप देख सकते हैं इसके पश्चिमी भाग में भी झारखंड ने इसको कवर किया है, इधर आप देख सकते हैं बिहार है, और इधर का हिस्सा, पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसी पश्चिम बंगाल में, जिसका मैप आप यहाँ देख सकते हैं, इसका ये जिला है बीरभूम, जिसको कहते हैं। इस बीरभूम जिले में ही इसकी अवस्थिति है। अगर पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी की बात करें तो कोलकाता यहाँ पर जिसकी अवस्थिति है, यहाँ ठीक बीरभूम के नीचे वर्धमान, वर्धमान के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं हुगली, और ये कोलकाता। तो इसकी दूरी की अगर हम बात करें तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में कोलकाता से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर स्थित है, और बीरभूम जिले के बोलापुर में इसकी अवस्थिति है। वास्तव में वहां एक गांव है जिस गांव का नाम है भूबडंगा। भूबडंगा जो ग्राम है, उस ग्राम को पहले वहां पर डकैतों की वजह से जाना जाता था, वहां के डकैत बहुत फेमस होते थे। हालांकि बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने यहाँ पर जमीन खरीदी, और जब शांति निकेतन वहां पर स्टैब्लिश हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन डकैतों ने के मुखिया ने वहां आत्मसमर्पण ही नहीं किया, बल्कि अपनी डकैती भी छोड़ी, अपना मार्ग परिवर्तन भी किया। साथ ही यहाँ पर इसी गांव पर भूबडंगा में यहाँ पर भूमि ली जाती है और इसको स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। शांति निकेतन की अगर बात करें, इसके संदर्भ में कुछ तथ्यों को देखें तो शांति निकेतन को मूल रूप से इसी गांव के नाम पर भूबडंगा कहा जाता था शुरू में। स्थापना की अगर बात करें तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि काफी विद्वत जन थे, बंगाल में इनकी बहुत अच्छी छवि थी, बाद में तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली इनको। ये बंगाली दार्शनिक के तौर पर भी और विद्वान के तौर पर भी जाने जाते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना की। 1863 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर भूबडंगा में ही जो जमीन ग्रहण की, एक छोटा टुकड़ा खरीदा था, उसका नाम उन्होंने शांति निकेतन बाद में रख दिया,
और शांति निकेतन के अगर अर्थ की बात करें तो शांति निकेतन अर्थात संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। शांति मतलब शांति, पीस, और निकेतन अर्थात घर, शांति का घर। क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत सुरम्य था, शांत था, प्रकृति के आवरण से ढका हुआ था, इसलिए इस स्थल का चुनाव उन्होंने किया था। बाद में हम देखें तो देवेंद्र नाथ ने लंदन में द क्रिस्टल पैलेस नाम की एक संरचना थी, उसी की तर्ज पे यहाँ एक संरचना बनवाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये 60 फुट और 30 फुट की कांच की संरचना है। वस्तुतः यहाँ पर ध्यान के लिए ये बनवाया गया था। ये लंदन के द क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित होकर बनवाई हुई संरचना है। और 1901 में फिर यहाँ पर दुनिया भर में बहुत सी सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जब आते हैं तो उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, ब्रह्मचर्य के लिए एक आश्रम का स्वरूप इसको दिया। और बाद में आगे चलकर 1921 में हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर विश्व भारती की स्थापना की, और यही विश्व भारती आगे चल के 1951 में इसको एक अधिनियम के तहत आप देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, और अंत में ये एक राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित कर दिया जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे आपके अवलोकनार्थ। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है ये संरचना। रविंद्रनाथ टैगोर का अधिकांश बचपन जो था वो यहीं बीता था, और शांति निकेतन में उनका बचपन व्यतीत हुआ। हालांकि बाद में वो लंदन पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ के जब लौटते हैं तो काफी ख्यातिलब्ध विद्वान के रूप में जाने गए। बाद में नोबेल पुरस्कार भी वो पाते हैं, प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे। तो इतने महान व्यक्तित्व का बचपन यहाँ बीता, इस कारण भी यह महत्वपूर्ण है। ये आप तस्वीर में इसकी संरचना देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कई सांस्कृतिक संस्थान भी बनवाए, कई छोटी छोटी संरचनाएं और भी उसमें ऐड की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कला भवन, ललित कला विद्यालय, संगीत भवन, संगीत विद्यालय आदि कुछ संरचनाएं हैं। शांति निकेतन में वस्तुतः सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियां इसका सेंटर था, वो इसका केंद्र था, इस वजह से भी इसकी महत्ता है। और साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी यहाँ से लोगों ने शिरकत की, स्वतंत्रता संग्राम में अपना अवदान सुनिश्चित किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ के छात्र और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, इस कारण भी यह महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ के अगर उद्देश्य की बात करें तो जो एक शिक्षण संस्था के रूप में इसका विकास कह लें, एक आश्रम के रूप में विकास कह लें, तो इसका मूल उद्देश्य था कि जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए वो प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए और विचारों का दायरा खोला जाए। एक जगह एकांतिक जो हमारा ज्ञान अर्जन है उससे हट के हमारे ज्ञान के पटल खोले जाएं, उसका विकास किया जाए। साथ ही भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया। इसके अलावा संगीत, कला और अन्य क्षेत्रों के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इस पर विशेष जोर दिया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ की एक तस्वीर। आगे अगर हम नजर डालें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जिसमें ये स्थल सम्मिलित होते हैं, आखिर क्या है विश्व धरोहर सूची, क्या है प्रक्रिया, उस पर एक नजर डालें तो यूनेस्को को हम देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन नवंबर 1945 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस में, आप सभी जानते होंगे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 194 है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। कैसे विश्व शांति बढ़े, कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, ये मुख्य रूप से इसका कार्य है। और 1972 में क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को इसने स्वीकार किया। उस संधि को कहते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको जब इसने अपनाया तो इसी संधि के तहत ये सूची जारी की जाती है जिसमें इन स्थलों को सम्मिलित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना। जितनी भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जितने भी हमारे प्राकृतिक विरासत हैं, सांस्कृतिक विरासत हैं, इनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए एक सूची बनाई गई इसी कन्वेंशन के तहत। और इसमें 10 मानक निर्धारित किए गए। उन 10 मानकों के आधार पर जो भी स्थल प्राकृतिक या सांस्कृतिक रूप से खरा उतरेगा उसको इस सूची में स्थान दिया जाएगा। उन 10 मानदंडों में कुछ मानदंडों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जैसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की का वो उत्कृष्ट नमूना हो। कोई भी स्थान ऐसा हो कि मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना हो, सर्वोत्तम नमूना हो, तो उसको इस सूची में स्थान दिया जा सकता है।
साथ ही अगर सांस्कृतिक परंपरा का वो असाधारण प्रमाण प्रस्तुत करता हो तो भी इस सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। साथ ही इतना सौंदर्य हो, अगर प्राकृतिक रूप से इतना खूबसूरत हो तो भी इसमें असाधारण खूबसूरती हो, इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। साथ ही पृथ्वी के इतिहास के महत्वपूर्ण स्तरों से संबंधित रहा हो तो भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और हैं मानदंड, कुल मिला के 10 मानदंड हैं जिनके आधार पर इस सूची में स्थान दिया जा सकता है। इन स्थलों की सूची विश्व धरोहर स्थल समिति, इस नाम की एक कमेटी बनती है, उसी के द्वारा प्रशासित होता है और अंतरराष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही 1972 के कन्वेंशन के तहत इन स्थलों को नामित किया जाता है। अब 3 श्रेणी होती है, इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है जिनके अंतर्गत इसमें ये स्थल सम्मिलित किए जाते हैं। एक पहली जो श्रेणी है उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो सांस्कृतिक विरासत स्थल, इसमें ऐतिहासिक इमारतें होंगी, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल होंगे, स्मारकीय मूर्तिकला या चित्रकला होगी। दूसरी श्रेणी में प्राकृतिक विरासत स्थल होंगे जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से विरासत है, उत्कृष्ट पारिस्थितिक स्थल होंगे, विकासवादी प्रक्रियाएं, लुप्त प्राय प्रजातियां इत्यादि को शामिल किया जाता है। और तीसरी श्रेणी होती है जिसमें इन दोनों श्रेणियों के ही मूल तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे इसको मिश्रित विरासत कहते हैं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के तत्व जिसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित ये 3 श्रेणियां इसकी हैं जिसके अंतर्गत स्थलों को सम्मिलित किया जाता है। अब सूची में सम्मिलित होने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जिस भी देश का कोई स्थल होता है वो देश उसका अवलोकन करेगा, ये देखेगा कि अगर ये स्थल उस सूची में सम्मिलित होने के लायक है, इन सारे मानदंडों पर वो खरा उतरता है, तो एक उसका संकलन किया जाएगा अस्थायी रूप से, उस देश द्वारा पहले वो स्थल चुने जाएंगे, फिर एक अस्थायी सूची तैयार की जाएगी उस देश के द्वारा। फिर ये देश, जैसे हम कहीं पे अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना बायोडाटा तैयार करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इन स्थलों का एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नामांकन किया जाता है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित होने के लिए। तो प्रथम चरण में अस्थायी सूची बनाई जाएगी, द्वितीय चरण में एक नामांकन दस्तावेज तैयार किया जाएगा और जब इन नामांकन दस्तावेजों के आधार पर हम आवेदन करते हैं तब मूल्यांकन और इसके प्रतिनिधि द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। तो यूनेस्को से जो विश्व विरासत समिति है उसके सदस्य आएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या उन मानदंडों के आधार पर आपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो खरा उतरता है, उस स्थल का निरीक्षण होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो विचारोपरांत इसको इस सूची में स्थान प्रदान किया जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। वर्तमान में अगर भारत में देखें तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या पहले 40 थी और शांति निकेतन के पश्चात इसकी संख्या अब 41 हो चुकी है। अगर विश्व के लिहाज से अगर पदानुक्रम की बात करें तो इस समय भारत का स्थान 6ठे पायदान पर भारत है विश्व विरासत स्थलों के संख्या के आधार पर। पहले स्थान पर अगर बात करें तो इटली है, दूसरे स्थान पर चीन है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है और स्पेन है और उसके बाद भारत का स्थान आता है 6ठे पायदान पर भारत है। साथ ही भारत विश्व धरोहरों के लिहाज से 6ठे स्थान पर है, ये बात बताई जा चुकी है। और 18 अप्रैल 1983 से विश्व विरासत दिवस मनाने की भी एक परिपाटी चली आ रही है, जो कि आपको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। अंत में अब हम चलते हैं अपने सेशन अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न पटल पर आपके सामने है, निम्न कथनों में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1 है, यूएई में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को इसकी सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। इस सूची में शामिल भारत के स्थलों की संख्या अब 41 हो गई है। ये 2 कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उत्तर जरूर दें। लड़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।